चलो, गुड आफ्टरनून। आई सेड गुड आफ्टरनून। शैल वी स्टार्ट? तो बच्चों, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स देख रहे थे, दैट इज वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, जिसमें हम लोगों ने पहले परचेस के केस में अकाउंटिंग कैसे करना है उसके बारे में चर्चा की। फिर अगर खरीदे हुए शेयर्स आप सेल करते हो तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा उसके बारे में चर्चा की। आई थिंक recording purchase and sale transaction in case of variable income bearing securities is very easy than fixed income bearing securities, क्योंकि यहाँ पे x इंटरेस्ट का एंड कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है। तो जो कुछ भी परचेस सेल का ट्रांजैक्शन का प्राइस दिया आपको, उसके हिसाब से आप लोग परचेस सेल रिकॉर्ड कर दोगे। फाइन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न्स ऑन शेयर। तो तीन प्रकार के रिटर्न्स आपको शेयर्स के द्वारा मिल सकते हैं। पहला डिविडेंड, दूसरा बोनस शेयर्स एंड तीसरा राइट शेयर्स। डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कल के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि डिविडेंड क्या होता है एंड वो किस प्रकार से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जनरली कंपनी पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद अकाउंट्स फाइनल करके नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। यानी प्रीवियस ईयर में कमाए हुए प्रॉफिट मोस्टली कब बांटे जाते हैं? नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए कि पिछले साल में पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया। तो इस डिविडेंड को हम लोग कौन सा डिविडेंड बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड के दो टाइप्स देखे थे। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड मतलब कौन सा डिविडेंड? प्रॉफिट्स अर्नड इन द प्रीवियस ईयर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड एज अ फाइनल डिविडेंड। ये डिविडेंड कौन से ईयर का है? मान लो 1920 में कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो बांटेंगे कब? 2021 में। तो हम डिविडेंड कौन से ईयर का ऐसे बोलेंगे? 1920 का। 1920 अकाउंटिंग ईयर का डिविडेंड मिला कब? 2021 में। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? फाइनल डिविडेंड। इज इट राइट? बट कभी कभार कंपनियां इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देती है, मतलब करंट ईयर में ही करंट ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो मान लो पहले 6 महीने में बहुत प्रॉफिट कमाया है और कंपनी ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया कि इस प्रॉफिट में से इतने पैसे हम लोग एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। बात सिंपल है। व्हाट डू यू कॉल इट एज? इंटरिम डिविडेंड। क्या सभी बच्चों को इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड समझ में आया? फाइन। इंटरिम डिविडेंड की एक खास बात है, जब आप इस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब चलो मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो इंटरिम डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से बांटा जाएगा? 22-23 में कमाए हुए प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जाएगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 22-23 में। लेकिन बच्चों 22-23 का पूरा प्रॉफिट आपको समझ में कब आएगा? 22-23 खत्म हो जाने के बाद। और उसके बाद 23-24 में आप लोग क्या करोगे? 22-23 का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। जब वो अमाउंट फाइनल होगी, उसमें से ये इंटरिम डिविडेंड जो आपने ऑलरेडी पे किया है, ये माइनस करके बचा हुआ बैलेंस पे कर दिया जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरिम डिविडेंड। मतलब इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का डिविडेंड, करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में बांटना, एंड बाकी दूसरी कोई भी मेथड है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल डिविडेंड। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, एक्चुअली फाइनल डिविडेंड पूरे 12 महीने का डिक्लेयर होगा। ओके, उसमें से 6 महीने का हमने दे रखा है, तो बचा हुआ 6 महीने का बैलेंस बाद में पे किया जाएगा, जिसको हम लोग फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। फाइनल डिविडेंड मतलब क्या? अकाउंट्स पूरे फाइनल हो जाने के बाद इस साल के लिए हमने इतने रुपए का डिविडेंड बांट दिया, अभी इसके बाद इस अकाउंटिंग ईयर का कोई प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है फिर से, बट फाइनल डिविडेंड मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, अकाउंट्स बना के, उसके ऊपर साइन लगा के फिर नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसके हिसाब से बांटा हुआ डिविडेंड, जो हमारा फाइनल P&L हमें दर्शाता है प्रॉफिट, उसके हिसाब से निकाला हुआ डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड। ओके फाइन, आगे बढ़े बच्चों। अरे बच्चों बोलो ना। चलो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। डिविडेंड का तो समझ में आ चुका है अकाउंटिंग। अब एज ए इन्वेस्टर, ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हुई। एज ए इन्वेस्टर जब आपको डिविडेंड मिलेगा
तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सवाल आता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जनरली बच्चे डिविडेंड अकाउंट ही क्रेडिट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। AS 13 ने आपको दो ट्रीटमेंट सजेस्ट किए हैं। जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको मिला है वो आपको पहले चेक क्या करना है कि वो कंपनी ने कौन से प्रॉफिट में से बांटा है। ओके, मतलब कौन से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एंड दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दो शेयर्स। तो आपने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं जिसके ऊपर आपको ये डिविडेंड मिल रहा है उसका डेट ऑफ एक्विजिशन कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। आपने डेट ऑफ एक्विजिशन मान लो 1 अप्रैल 2022 है, तो 1 अप्रैल 2022 के पहले के प्रॉफिट से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। शब्द एकदम क्लियर है। आपने शेयर्स एक्वायर करने का डेट, उसके पहले कमाए हुए प्रॉफिट से अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है, किसने कमाए हुए प्रॉफिट से, कंपनी ने, यानी 1 अप्रैल 2022 के पहले कमाए हुए प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जा रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इट शुड बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोग बोलेंगे ही नहीं कि मेरा ये रेवेन्यू इनकम है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा 1422 को और आपको डिविडेंड मिल रहा है 1920 का या फिर 2122 का, ऐसे पॉसिबल है क्या। किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जब मैं पैसे लगाता हूं उसके बाद रिटर्न जनरेट होता है, तो उसके पहले का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो वो रिकॉर्ड डेट का खेल है। और आपको वो समझना है कि सामने वाले बंदे ने वो डिविडेंड जब मुझे शेयर्स बेचे तब उसमें इंक्लूड किया होगा जो अभी मुझे वापस मिल रहा है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ज्यादा रुपए से डेबिट करा होगा। अगर उसने मुझे डिविडेंड चार्ज करके बेचा है तो उसने डिविडेंड के पैसे इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं, जो मैंने कौन से अकाउंट में डाले हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करे हैं। जब मैंने खरीदा तब एंट्री क्या की थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों मैं मान रहा हूं कि इस इन्वेस्टमेंट के प्राइस में डिविडेंड भी छुपा हुआ था जो अभी मुझे मिल गया, तो ये कैपिटल रिसीट होने के कारण मैं इसको P&L को नहीं भेजूंगा, मैं इसको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा जो इन्फ्लेटेड वैल्यू पे दिख रहा था वो क्या हो जाएगा, कम होके दिखेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल। क्योंकि जनरली क्या है, डिविडेंड डेट जैसे ही नजदीक आता है, फाइनेंशियल ईयर एंड जैसे ही नजदीक आता है, वैसे कंपनी के शेयर प्राइसेस थोड़े से बढ़ते रहते हैं, क्योंकि डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन होता है शेयर होल्डर को। ठीक है, उसको लगता है कि डिविडेंड मिलने वाला है तो मुझे ये डिविडेंड पकड़ के इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। बट एनीवे आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दो। आपको ध्यान में क्या रखना है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला, आई विल बी क्रेडिटिंग इट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड पोस्ट एक्विजिशन से डिविडेंड मिला तो आई विल बी क्रेडिटिंग इट टू P&L अकाउंट या फिर डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और डिविडेंड से होके वो जाएगा P&L में, मतलब अल्टीमेटली P&L को क्रेडिट होगा। क्या ये बात आपको ध्यान में रह सकती है, यानी डिविडेंड का अकाउंटिंग आप बराबर करोगे। अरे बोलो ना, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 1 लिखा था ना हमने, ये वाला अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड। दूसरा इनकम कौन सा है हमारा, बोनस शेयर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। in the books of investor, of course. Is it right my friends? यहां पे भी आपने क्या लिखा था, अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड in the books of investor। ये इन्वेस्टर लिखना जरूरी है क्या, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है क्या वो कंपनी भी अकाउंटिंग करेगी, यस। तो वो कंपनी के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करना है वो आपको अलग चैप्टर में पढ़ने को मिलता था ओल्ड सिलेबस में, बट नाउ इशू ऑफ बोनस शेयर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस एंड आई थिंक दैट इज शिफ्टेड टू CA फाउंडेशन। एंड आप लोग CA फाउंडेशन में ओल्ड सिलेबस पढ़ के आए हो,
अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो कैसे अकाउंटिंग करना है? आपने फाउंडेशन में तो नहीं पढ़ा उसको, अब वो गया फाउंडेशन में, आप आए नए कोर्स में, तो अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है। वैसे मैं कंसेप्ट समझा दूंगा, डोंट वरी, एंट्रीज भी समझा दूंगा, बट उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे जितना वहां पे जाना पड़ता था। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स फर्स्ट। आपको क्या पता है बोनस शेयर्स के बारे में? फुकटते पौष्टिक, इज इट राइट और नॉट? बोनस शेयर्स मीन्स व्हाट? फुकटते पौष्टिक, एंड वेन एवर इट इज पौष्टिक वी विल एक्सेप्ट इट, इज इट राइट? अरे बोलो ना बच्चों, फुकट मिला तो हम ले लेंगे ना। ऐसा कोई जवान होगा क्या? बोनस शेयर्स कंपनी ने अनाउंस कर दिए, मतलब मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है ऑलरेडी, 1000 शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। अब रिलायंस लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर हम फ्री में देंगे, तो इस ऑफर को मैंने रिजेक्ट कर डाला। ऐसे होगा क्या? हम इंडियन से उसमें हम ऐसी कोई चीज जो फ्री में मिलती है वो छोड़ते नहीं है, राइट? तो बोनस शेयर्स रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं आता है। बट ये बोनस शेयर्स क्या सच में फ्री में मिलते हैं? मतलब आपको यही बताया जाता है कि बोनस शेयर्स आर शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स इज दिस ओनली। बट हमें देखना है कि क्या सच में फ्री में मिल रहा है? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो फ्री में मिलती है, आपको बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं व्हाट इज दिस बोनस शेयर्स, कंपनी उसका कैसे अकाउंटिंग करती है, एंड इन्वेस्टर के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तीसरा मुद्दा। पहला मुद्दा, बोनस शेयर्स मतलब क्या होता है। दूसरा मुद्दा, कंपनी इसका अकाउंटिंग कैसे करती है, एंड तीसरा मुद्दा, इन्वेस्टर इसका अकाउंटिंग कैसे करेगा, जो हमारे काम का मुद्दा है। तो पहले दो मुद्दे किसी काम के नहीं है बट पढ़ने जरूरी है टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ थर्ड पॉइंट। ओके फाइन। तो बच्चों मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, याद है, जिसमें मैंने एक पी एंड एल अकाउंट बनाया था और एक बैलेंस शीट बनाया था। इनिशियली कंपनी ने कैपिटल इशू किया था कितने का? 10 रुपीज का, और कैश में पैसे कितने आए थे? 10 रुपीज। फिर मैंने पहले साल गुड्स खरीदे कितने रुपए के? 10 रुपए के, टू परचेस 10 रुपीज। और ये गुड्स बेचे कितने में? परचेस किया तो बैलेंस हुआ 0 रुपए और गुड्स आ गए 10 रुपए के। फिर ये गुड्स जो परचेस गुड्स मेरे पास है वो मैंने बेच दिए कितने में? 20 रुपए में। तो कैश में इंक्रीज हुई, कैश हो गया 20 रुपए। फिर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है इसलिए मैंने पी एंड एल अकाउंट को क्लोज किया, तो यहां पे दिखा प्रॉफिट कितने का? 10 रुपए का, जो हम पी एंड एल में, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल का बैलेंस करके दिखाते हैं 10 रुपए। अब मैंने आपको पूछा था कल के लेक्चर में कि ये जो 20 रुपए का कैश है, अगर मान लो कंपनी अभी के अभी लिक्विडेट होती है तो क्या 20 रुपए आप पे बैक करोगे? यस। 20 रुपए किस चीज के पे बैक करोगे? कैपिटल के 10 रुपए वापस देंगे, और रिजर्व्स में पी एंड एल का जो बैलेंस पेएबल है इट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को ये 20 रुपए दे देंगे हम लोग। क्या सभी लोग इसके साथ एग्री करते हो? एकदम आसान सा एग्जांपल है। फिर मैंने आपको पूछा कि कैपिटल का बैलेंस कब लौटाना होता है जनरली, तो आपने आंसर किया इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। फिर मैंने आपको पूछा कि क्या ये बैलेंस मैं लौटा सकता हूं अभी की अभी? इफ आई एम विलिंग टू गिव इट बैक टू द शेयर होल्डर्स, कैन आई डू सो? मैंने इसके लिए एक हार्ड वर्ड भी यूज किया था, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता ये 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। आर यू गेटिंग इट? तो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स अगर मिलकर डिसाइड करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे कंपनी में से हम कितना निकाल सकते हैं? 10 रुपए। बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का सोल डिसीजन मेरा यानी शेयर होल्डर का एंड डायरेक्टर लोगों का होगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर आपकी कंपनी को कौन रोकेगा? नहीं बेटा, बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं। कैपिटल पेबैक करने के लिए कोई रोक सकता है क्या? यस। लोन होल्डर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं चलेगा नहीं। कंपनी लॉ खुद बोलता है कि कैपिटल आप लौटा नहीं सकते हो।
तो आप यहां पे नहीं बोल सकते कि कैपिटल रिटर्न करने से मेरा बाप मुझे नहीं रोक सकता है या फिर किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता है। भाई कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ रोकता है, मतलब कंपनी लॉ सबके बाप का बाप है। कोई भी लॉ सबसे ऊपर होता है, इज इट राइट और नॉट? लॉ के ऊपर कोई नहीं, सिर्फ एक ही बंदा होता है, कौन? पॉलिटिशियन, जो लॉ के ऊपर होता है, बाकी सारे बंदे लॉ के नीचे आते हैं। इज इट राइट? लॉ हम लोगों जैसे, हम जैसे लोग लॉ फॉलो करेंगे। हाँ, पॉलिटिशियंस की बात अलग होती है, पावर उनके पास होता है ना। सबसे बढ़िया करियर कौन सा है? पॉलिटिक्स। ठीक है, सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है, बट अगर एक बार सक्सेस मिला, बस आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। और पैसे के लिए पावर, पॉलिटिक्स नहीं करता है, पावर के लिए करता है। एनीवे, वे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, वापस आते हैं। तो कहना मुझे बस ये है कि ये पैसे आप कभी पे बैक नहीं कर सकते हो। जब तक कंपनी ताला नहीं खरीदती है तब तक ये पैसे पे बैक नहीं कर सकते हो। ताला खरीदना मतलब लॉक लगा के बंद कर देना है, लिक्विडेशन। ठीक है, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी ये पैसे पे बैक नहीं होंगे। बट क्या ये पे बैक करने से मुझे कोई रोक सकता है? नहीं। तो लॉ में कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रॉफिट आप जब चाहिए तब बांट सकते हो। तो प्रॉफिट बांटने का पहला मोड क्या था? ऐसे मत देखो, कल का लेक्चर उस पर हमने स्पेंड किया, कौन सा? डिविडेंड था। डिविडेंड में क्या होता है जरा बताओ? कंपनी के बुक्स में क्या होता है जब डिविडेंड बांटा जाता है? मान लो 10 रुपए का डिविडेंड बांटने का डिसीजन ले लिया, डिक्लेरेशन कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, एजीएम में शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी कर दिया। बोलो क्या एंट्री मारेगा कंपनी अपने बुक्स में? जिस वक्त डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी और 10 रुपए का पेमेंट करेगी, क्या एंट्री मारेगी कंपनी? कंपनी बोलेगी कि प्रॉफिट के पैसे तुम्हें देने थे ना, दे दिए, चलो लाइबिलिटी हो गई जीरो। तो एंट्री क्या मारेगी कंपनी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट 10 लाख 10 रुपीज टू कैश अकाउंट। एक्चुअली कैश में बांटा नहीं जाता है, बैंक से ही पे किया जाएगा, बट चलो कैश अकाउंट लिख देता हूं मैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये एंट्री करने के बाद प्रॉफिट का बैलेंस कितना हो गया? जीरो। और कैश घट के कितना हो गया? 10 रुपए। यानी कंपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। क्या शेयर होल्डर्स खुश हो गए? यस, पैसा मिलेगा तो शेयर होल्डर तो खुश होगा ही। बोलो हाँ या ना? बट कंपनी थोड़ी सी नाराज है, क्यों? क्योंकि कंपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी डबल कर सकती थी। आज कंपनी 20 रुपए के गुड्स खरीद सकती थी, लेकिन ये डिविडेंड बांटने के कारण कंपनी से कैश निकल के किसके पॉकेट में चला गया? शेयर होल्डर्स के पॉकेट में चला गया और कंपनी उसी लेवल पे आ गई। तो ये ड्रॉबैक है डिविडेंड का। डिविडेंड से कैश आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैश आउट। कंपनी का कैश कम हो जाता है। डिविडेंड इज अ कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम डिविडेंड देने में इंटरेस्टेड नहीं है, कैंसिल, आई टेक बैक माई डिसीजन। बट शेयर होल्डर्स भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें कुछ तो रिटर्न चाहिए। तो हमने एक नया स्कीम निकाला बोनस इशू का, जिसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखो, हम आप जैसे शेयर होल्डर्स को पूछेंगे नहीं, हम आप जैसे शेयर होल्डर्स को पूछेंगे नहीं कि बोनस शेयर देने कि नहीं देने। डायरेक्टली हम लोग अनाउंस कर देंगे। ऑफ कोर्स आपका अप्रूवल वगैरह लगेगा मीटिंग में, बट आपको बिना पूछे हम आपको बोनस शेयर्स अनाउंस करेंगे और आपको क्या बताएंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग शेयर्स दे रहे हैं। तो आप ना बोलोगे क्या? नहीं, आप फटाक से रिजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल वगैरह दे दोगे। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या चक्कर है? तो बच्चों, बोनस शेयर्स मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको बिना पूछे आपका प्रॉफिट हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कैपिटल में। मतलब आप लोग बोल रहे थे ना, ये पैसा निकालने के लिए मुझे या फिर हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तो हमें ये बात पता चल गई कि आप ये पैसे भिखारियों की तरह मांगोगे, इसलिए हमने आपको बिना बताए क्या कर दिया? आपको बताया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देंगे। तो आपको, आपके पास कितने शेयर्स थे? 10 शेयर्स थे। एक एक शेयर के 10 शेयर्स थे। मान लो 10 लोगों के पास 10 शेयर्स है। उन लोगों को हमने क्या बता दिया? आपको और एक रुपए का 10 शेयर हम फ्री में दे देंगे। तो बच्चों, फ्री में दे देंगे शेयर्स, तो कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करना तो पड़ेगा ना। बोलो ना रे बच्चों, कैपिटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 पे हमने 10 रुपए का कैपिटल फ्री में बांट दिया। लेकिन बच्चों, डेबिट कौन सा करे? जब शेयर्स मार्केट में इशू करता हूं तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बट अब डेबिट कौन सा करूं? तो कंपनी यहां पे डेबिट कर देता है ये लायबिलिटी जो आपका था ना, वो।
यानी कंपनी डेबिट कर देता है P&L अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब इट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर्स मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने आपको बिना पूछे आपके जो प्रॉफिट के पैसे थे वो डायरेक्टली कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया और आपको क्या बोला, फ्री में ले लो, फ्री में, बधाई हो, फ्री में ले लो। आप भी खुश होके मस्त मजे कर रहे हो, लेकिन इसका आपको भी एक फायदा है, आप भी इस पे कंप्लेंट ज्यादा नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास कितना शेयर होता था, एक शेयर होता था मान लो, तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे, दो। और आपका शेयर मार्केट जो है उसमें आप एक शेयर बेच के पैसे रिकवर कर सकते हो। इफ यू वांट मनी देन व्हाट यू कैन डू, वो एक्स्ट्रा एक शेयर जो मिला है वो किसी दूसरे को बेच सकते हो। तो आपका भी काम बन गया और कंपनी से पैसा कितना बाहर निकला, रिजर्व हो गया जीरो, उसके बाद कंपनी से पैसा कितना बाहर निकला, 0 रुपया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बोनस शेयर्स। फंड्स का आउटफ्लो नहीं होता है, शेयर होल्डर्स को भी पैसा मिल जाता है। शेयर होल्डर को कैसे पैसा मिला सर? अरे बेटा एक शेयर के बदले अब उसके पास हो गए 2 शेयर्स। आर यू ऑल गेटिंग दिस? 2 शेयर्स हो जाने के बाद वो एक शेयर बेच सकते हैं कि नहीं मार्केट में? तो अगर वो रखना चाहते तो रख दे। मुझे जो जो बोनस शेयर्स मिले आज तक मैंने बेचे नहीं है, मैंने मेरे पास ही रखे अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो, क्योंकि उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बोलो हाँ या ना? बेचना चाहते तो बेच दो, पैसे ले लो। आर यू ऑल गेटिंग इट? बस पैसे आपको कहां से मिलेंगे, कंपनी से मिलेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति के पास से मिलेंगे? दूसरे व्यक्ति के पास से। ये एडवांटेज है ना, आपको पैसे चाहिए थे, आपको पैसे मिल गए, मुझे पैसे नहीं देने थे, मेरा काम भी हो गया, कंपनी का काम भी हो गया। तो कंपनी आप गुड्स कितने के खरीद सकती है सेकेंड ईयर में? 20 रुपए के खरीद सकती है। और क्या शेयर होल्डर्स खुश हो गए? यस, वो भी खुश हो गए। अच्छा है कि नहीं तरीका? तो आपको समझना क्या है यहाँ पे बोनस शेयर्स का मीनिंग। व्हाट इज बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स आर इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। आप लोगों के एंगल से, इन्वेस्टर के एंगल से बोनस शेयर्स का मीनिंग क्या हुआ? शेयर्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो आपको एक पैसा पे नहीं करना है, सच में आपने कुछ पे नहीं किया बच्चों, आपने सैक्रिफाइस किया क्या? आपका प्रॉफिट जो एज ए डिविडेंड मिलने वाला था वो आपको बिना बताए कंपनी ने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो सर इससे हमें क्या फायदा? अरे बच्चों आपका नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ के मिल गया, तो ये एक प्रकार का फायदा ही है, ये एक प्रकार का शेयर्स पे रिटर्न ही है। आर यू गेटिंग इट? एंड इफ यू डोंट वांट टू कीप दो शेयर्स यू सेल इट। तो सबको एक एक बोनस शेयर मिला। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? तो 10 शेयर थे तो 10 शेयर इशू कर दिए। क्या आपको बोनस शेयर्स का कंसेप्ट समझ में आया? अब बात करते हैं इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मैंने पहले बता दिया कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा। बताओ कंपनी के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कौन सा करूंगा? रिजर्व्स को डेबिट किया जाएगा। अब रिजर्व्स में भी बहुत सारे रिजर्व होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, P&L होता है, जनरल रिजर्व होता है, बराबर है ना? लेकिन उसकी चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में कभी अगर ये टॉपिक लगेगा तो मैं उस वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने इसका प्रॉब्लम बता दिया आपको। क्या आप हाफ ऑफ कोर्स, मतलब पूरा का पूरा न्यू कोर्स भी नहीं कर रहे हो और पूरा का पूरा ओल्ड कोर्स भी नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी, बट डोंट वरी, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फिलहाल हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो आई होप आपको कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग समझ में आया। कैसे होगा कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग? रिजर्व्स को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। हमें कंपनी के बुक्स के अकाउंटिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रकार से ये भी एक डिविडेंड की तरह ही है। बोलो हाँ या ना? बस यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? शेयर्स मिल रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना? यस। चलो लिखते हैं इसमें पॉइंट नंबर ए, मीनिंग। बोनस शेयर्स का मीनिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं हम लोग। शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट to the existing shareholders, to the existing shareholders।
It is also called as capitalization of profits. Point number B. रिकॉर्ड डेट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन जो आपको पता है, ठीक है ना। लिखेंगे ऑन अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू company also announces a record date. A record date. It is a date on which whoever is holder of shares is registered holder of shares will get bonus shares. On announcement of bonus issue, company also announces a record date. I hope this is the same concept like dividend. एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बच्चों? ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट बताया है। रजिस्टर्ड होल्डर शब्द बार बार यूज करता हूं मैं। रजिस्टर्ड होल्डर मतलब कंपनी के रिकॉर्ड्स में कौन होल्डर है, ठीक है। शेयर्स भले ही अभी किसके पास है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्टर्ड होल्डर कौन है उसको शेयर्स मिल जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखना, इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ record date, in the absence of specific mention of record date, I'm so sorry, in the absence of specific mention of record date, in the absence of specific mention of record date, date of declaration shall be considered as record date. Shall be considered as record date. तो बच्चों क्या बताया मैंने लास्ट पॉइंट में? अगर मान लो क्वेश्चन में बस दिया है कि 30 जून को कंपनी ने बोनस शेयर्स अनाउंस कर दिए, बाकी रिकॉर्ड डेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग क्या मानेंगे? 30 जून ही रिकॉर्ड डेट है, यानी 30 जून का शेयर होल्डिंग ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा। शैल वी प्रोसीड? फाइन। Write down on the next line interpretation of bonus ratio. Next point, interpretation of bonus
रेशियो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी announced bonus shares in the ratio of 2:3। क्या आपको पता है इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? 2:3 में बोनस इशू अनाउंस कर दिया तो क्या समझेंगे आप? 3 शेयर के लिए 2 शेयर या 2 शेयर के लिए 3 शेयर? 2 शेयर के लिए 3 शेयर। क्यों? 3 के लिए भी 2 हो सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? मतलब ये 2:3 को हमेशा इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। तो अगली लाइन पे लिखेंगे इंटरप्रेट 3 एज ओरिजिनल होल्डिंग एंड 2 एज बोनस शेयर्स। ओके, तो बताइए क्या समझे? 3 शेयर के लिए 2 शेयर्स। ओके, सो इट मीन्स फॉर एवरी 3 shares 2 shares are issued as bonus। ओके, साइड में मार्जिन में ऐसे लिख के रखना, फ्यूचर में इतना लंबा पढ़ना नहीं है। 3 क्या होता है? ओरिजिनल होल्डिंग, स्टैंडर्ड टर्म है। यहां से आगे जिंदगी में जब जब कोई भी बोनस शेयर्स वगैरह कुछ पढ़ोगे 2:3 लिखा है तो समझना है कि 3 इज ओरिजिनल होल्डिंग, 2 इज बोनस इशू। ओके बच्चों, कर पाओगे क्या? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, accounting treatment in the books of investor। अरे यार फिर से लिखवा दिया क्या मैंने? बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख देना। चलो ठीक है, लिखा है तो लिखा है, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी डिस्कस करेंगे। ओके, ऊपर लिखवाया था ना हमने इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। फाइन, तो लिखेंगे अपडेट क्वांटिटी कॉलम ओनली। क्या हुआ? एनी डाउट? अपडेट, अरे स्पेलिंग गलत लिखा क्या? अपडेट क्वांटिटी कॉलम ओनली, अपडेट क्वांटिटी कॉलम ओनली। मतलब क्वांटिटी कॉलम में जाके लिखना है बस, अमाउंट कॉलम में नथिंग विल अपीयर। व्हाई? जनरली व्हेन यू परचेज शेयर्स व्हाट एंट्री डू यू पास? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, you update quantity column as well as amount column because you are paying some amount here, but in case of bonus shares you are not paying anything. So which account you are going to credit? You may debit investment account. You are receiving the shares means you will say that investments are coming in, so I will be debiting investment account. But credit कौन सा करोगे? You are not paying anything. Accounting double entry system से होता है ना, कुछ चीज आती है हमारे पास और कुछ जाती भी है। यहाँ पे बस शेयर्स आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा है,
तो ये ट्रांजैक्शन हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, बस हमें क्वांटिटी कॉलम अपडेट करना है और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसकी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे अपडेट क्वांटिटी कॉलम ओनली, है कि नहीं जबरदस्त ट्रीटमेंट, मतलब रिकॉर्ड ही मत करो, बस क्वांटिटी याद रखो कि नई क्वांटिटी आपकी है। पहले मान लो 1000 शेयर्स थे, 1:1 बोनस इशू है, तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 1000। तो बस 1000 क्वांटिटी बढ़ानी है आपको शेयर्स में। तो आपका क्वांटिटी कॉलम है ना, उसमें बस लिख के रखना है कि 1000 क्वांटिटी से बढ़ गई हमारी क्वांटिटी, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अपडेट क्वांटिटी कॉलम ओनली एज नो अमाउंट इज पेड journal entry cannot be passed. As no amount is paid, journal entry cannot be passed. Okay, fine. Have you understood the accounting treatment? अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मतलब सर करना क्या है, एक मिनट, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी बना सकते हो। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दो। कौन से कॉलम होते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, देन डिविडेंड एंड अमाउंट कॉलम, बस डेबिट साइड ही बनाना है मुझे। ओके, तो मान लो मैंने ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कितने शेयर्स का? 1000 शेयर्स का, और मैंने उसके लिए मान लो एक 10,000 रुपये दे के रखे हैं। तो इस प्रकार से कुछ दिख रहा होगा हमारा अकाउंट, दिख रहा है क्या? अब मान लो बोनस शेयर्स मिले, तो आप क्या करोगे? 2 बोनस शेयर्स लिखोगे यहाँ पे, एंट्री नहीं है ये, बस क्वांटिटी कॉलम में 1000 लिख दूंगा, अमाउंट कॉलम में डैश डैश। बात पकड़ में आ रही है क्या बच्चों? दिस इज हाउ यू विल डू द अकाउंटिंग ऑफ बोनस, मतलब अपने अकाउंटिंग ही नहीं करना है आपको, बस क्वांटिटी बढ़ानी है। हाँ बोलो ना, इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? कुछ पे ही नहीं कर रहे तो एंट्री क्या होगी? फ्री में शेयर्स लूंगा बस और क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा, बढ़ाएगा क्वांटिटी में। अरे बच्चों बोलो ना, लगता है आपको भूख लगी है, खाना नहीं खाया आपने? क्यों? घर से खाना खा के ही आते ना। कितने बजे आए? 10:30 बजे? 10:30 बजे कौन खाना खाता है? ऐसे पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो घर जाके खाना खाओ बाद में। खाली पेट तो नहीं आए होंगे, ये तो मुझे मैं पक्का कह सकता हूँ, है कि नहीं? भुक्कड़ कहीं के एक से एक भुक्कड़े देखो। पॉइंट नंबर ई, चलो आगे बढ़ू क्या? अरे बोलो ना हाँ। हाँ, ऐसे गुस्से से नहीं बोलना है। पॉइंट नंबर ई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट वाला पॉइंट। क्या लिख रहा हूं मैं आज? अरे सम इम्पोर्ट, मैं खाना खा के आया हूं इसलिए मैं भी ऐसा हो रहा है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज रिगार्ड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स रिसिप्ट। जब आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं तो इन पॉइंट्स का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। स्मॉल रोमन 1, आफ्टर रिसिप्ट of bonus shares, after receipt of bonus shares, average cost per share will fall. Do you agree with this? In previous investment account,
मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख के रखो। इन प्रीवियस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन प्रीवियस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके, एवरेज कॉस्ट बिफोर बोनस इशू, एवरेज कॉस्ट बिफोर बोनस बिफोर बोनस इशू was, कैन यू टेल मी? ये नंबर लिखा था ना आपने, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कितना था? 10 रुपीज, बराबर है क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? आफ्टर रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स एवरेज कॉस्ट पर शेयर विल फॉल। तो अगले लाइन पे लिखेंगे एवरेज कॉस्ट आफ्टर बोनस इशू। बोलो बच्चों कैसे निकालेंगे? 10,000 तो पहले से था कॉस्ट, बोनस इशू के लिए अपने पेमेंट कितने का किया? 0 रुपए का, डिवाइडेड बाय पहले की क्वांटिटी 1000 थी और बोनस में कितनी क्वांटिटी मिली? 1000। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो टोटल 2000 क्वांटिटी हो गई आपके पास, इसीलिए क्वांटिटी कॉलम आपको अपडेट करवाना है, बिकॉज आपका एवरेज बदलेगा आफ्टर बोनस इशू। बोनस इशू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट लॉट, उसको कभी भी सेपरेट लॉट मत समझना, आपके ओरिजिनल लॉट के कारण ही वो शेयर्स आपको मिले हैं, तो इट विल बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ओरिजिनल लॉट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो नया एवरेज कितना आएगा? ₹5। बोलो हाँ या ना? मतलब आपकी कॉस्ट पर शेयर घटेगी, बोनस शेयर्स के मिलने के बाद आपकी कॉस्ट पर शेयर घटेगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? फाइन, कॉस्ट की बात कर रहा हूं, समझ में आया? यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट का जो रिकॉर्डिंग करते हो वो टोटल में सेम रहेगा, बट पर यूनिट घटेगा। मान लो बोनस शेयर्स के बाद कुछ शेयर्स बेच देते हो, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें उसका कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं? तो बोनस शेयर का कॉस्ट कितना पकड़ोगे? 0 या 5 रुपए? आई रिपीट, बोनस शेयर का कॉस्ट कितना पकड़ोगे? 0 या 5 रुपए? अरे लेकिन फ्री में मिले ना। बट मैंने ये भी बताया ना कि बोनस शेयर्स कभी भी सेपरेट लॉट नहीं समझेंगे, बोनस शेयर्स कभी भी सेपरेट लॉट नहीं समझेंगे, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ओरिजिनल लॉट। डू यू गेट इट? क्यों सर, क्यों? बच्चों बोनस शेयर्स मिलते क्या अगर आपके पास ओरिजिनल शेयर्स ही नहीं होते? तो नहीं मिलते ना। तो आप लोग ऐसा समझो कि ओरिजिनल शेयर्स की मेहरबानी है इसलिए बोनस शेयर्स मिले, तो यू जस्ट ऐड दैट मच क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल शेयर्स क्वांटिटी। ओरिजिनल शेयर का कॉस्ट आपके पास है कितना? 10,000 रुपए। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास 10,000 रुपए में कितने शेयर्स आए? 2,000 शेयर्स, तो पर शेयर मेरे को कितने में पड़ा? 5 रुपए में। अब जरा मार्केट के बारे में सोचते हैं। आप सभी लोगों को बोनस शेयर्स मिलेंगे? कंपनी ऐसे सिलेक्टिव बोनस शेयर्स इशू कर सकती है क्या कि सिर्फ अंबानी को बोनस शेयर्स और मेरे पास जो 49% शेयर्स है उसके लिए कुछ नहीं? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं। जब कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है तो सबको बोनस शेयर्स अनाउंस करने पड़ेंगे, सभी शेयर होल्डर्स को। इवन इफ आपके पास एक शेयर है तो आपको बोनस शेयर्स मिलने चाहिए। क्या आप ये बात समझ सकते हो? फाइन। अब मुझे आप बता दो सभी को बोनस शेयर्स मिलेंगे, तो आप वो बोनस शेयर्स मिलने के बाद क्या करोगे? बेचने के बारे में सोचोगे। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टर के पास बढ़ जाते हैं तो पहला थॉट मन में क्या आता है? चलो कुछ पैसे कमाए जाए। तो यहां पे सेलर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एंड आपको तो इकोनॉमिक्स अच्छे से पता है, व्हेन सप्लायर ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मार्केट प्राइस डाउन होना शुरू कर देता है। मतलब मान लो आपको बोनस शेयर मिले, आपके लिए कॉस्ट कितना था? पहले 10 रुपए था एक शेयर का, और अभी आपको क्या पता चला कि मेरा एक शेयर का कॉस्ट कितना हो रहा है? 5 रुपए ही हो रहा है। तो आप कितने में बेचने के लिए तैयार हो? पहले अगर पूछता तो 10 से नीचे नहीं बेचते आप, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी तो कमाना है। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? अब कितने में तैयार हो बेचने के लिए? 8 रुपए में बेचोगे?
9 रुपए में। पहले आप कितना बताओगे? 10 बताओगे, मैं बोलूंगा आप कितने में बेचोगे? सबके पास है बोनस शेयर, सब लोग बेचने के लिए खड़े लाइन में, ऐसे बाजार है ऐसे समझ लो, भाजी वाले सब लोग बैठे हुए सेम सब्जी बेच रहे हैं, तो मैं सबको रेट पूछता जाऊंगा ना। तो कंपटीशन में क्या होगा, इनको टेंशन रहेगा हमेशा कि मैं 10 में बेचना चाहूंगी तो ग्राहक दूसरे पास दूसरे दुकान में चला जाएगा, तो इन्होंने पहले ही 9 रुपए बता दिए, इनकी बात इन्होंने सुन ली। सर सर यहाँ पे आ जाइए, 8 रुपए में देता हूं। ऐसे करते 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 प्राइस कहां पे आके सेटल होगा? 5 रुपए पे सेटल होगा। 5 के नीचे जो बेचने वाला है वो, उसको समझ नहीं आता है मार्केट। यानी आप नीचे आओगे तो कहां तक आओगे? 5 तक आओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका एवरेज कॉस्ट कितना है? 5। तो 5 के ऊपर अगर 50 पैसे भी मिलते हैं तो यू विल बी हैप्पी ना। आपने 10,000 रुपए दिए हैं और आपको मिले कितने शेयर्स? 2,000। पहले 1,000 थे, अब 2,000 हो गए, तो आप क्या बोलोगे? यू विल बी सेटिस्फाइड कि 2,000 शेयर्स मेरे को कितने में मिले? 10,000 में। इसका मतलब मेरे एक शेयर की कॉस्ट कितनी है? 5। तो 5.5 रुपए में भी बेचूंगा तो भी फायदे में हूं। अरे बोलो ना। तो मार्केट प्राइस भी घटता है बच्चों, बट चलो शेयर बहुत ही तगड़ा है, कंपनी एकदम जबरदस्त परफॉर्मर है, बोनस शेयर्स मिलने के बाद भी कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो मार्केट प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। मार्केट का मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपके बुक्स में जो एवरेज कॉस्ट है वो घटेगा कि नहीं घटेगा? कॉस्ट अलग है, मार्केट प्राइस अलग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस भी घटेगा। बोनस शेयर के बाद आप लोग देख लो मार्केट प्राइस भी घटता है, क्योंकि सेलर बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स है, सेलर बढ़ेंगे प्राइस घटेगा। कहां तक घटेगा? 5 तक ही घटेगा, क्योंकि बाद में सब लोग रिफ्रेन कर देंगे, नहीं चलो इसके नीचे मैं नहीं बेच सकता, सेलर गायब। 5 के बाद सेलर गायब। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स माय फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसे रील वगैरह बना के बेचते हैं, अभी इसका प्राइस गिरेगा, देखो इसका गिरेगा, इसने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स की थेरीज है, रियल लाइफ में शेयर बहुत ही तगड़ा है, कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, मार्केट प्राइस घटेगा ही नहीं, ऊपर ही रहेगा, बट एवरेज कॉस्ट तो घटेगा ना आपका। अरे बोलो ना। एंड एवरेज कॉस्ट घटेगा, तब सच में जब शेयर बेचोगे तब कितने का कॉस्ट पकड़ोगे? 5 रुपए, या बोनस शेयर का 0 रुपए का कॉस्ट पकड़ोगे? 5 रुपए का। देख लेना बच्चों, गलती करोगे। बोनस शेयर मिलने के बाद पहले काम क्या करेंगे? एवरेज अपडेट करवा लेंगे दिमाग में। डू यू गेट इट? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर, एवरेज कॉस्ट पर शेयर विल फॉल। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। if you are using FIFO method, revise cost of each lot, revise cost of each lot separately। एग्जाम्पल लिख के देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए। सपोज following are the purchase of shares, lot A 1419 1000 shares at rupees 10,000। समझा गया बच्चों? लॉट बी 1 जून 19 1000 shares at rupees 15,000। टोटल टोटल 15,000 रुपए में 1,000 शेयर्स खरीद लिया। ओके,
तो यहां पे मैं एवरेज कॉस्ट निकाल सकता हूं, सॉरी कॉस्ट पर शेयर निकाल सकता हूं। कॉस्ट पर शेयर जगह रखी है क्या आपने? नहीं, चलो रहने दो फिर। नेक्स्ट लाइन पे लिखना बोनस इशू 30 जून 19 1:1 1:1 बोनस इशू 30 जून 19 1:1। ओके बच्चों, सब लोग हो ना मेरे साथ? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच लॉट सेपरेटली एज फॉलोज। फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो आपको लॉट वाइज इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। एवरेज मेथड में हम लोग लॉट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, बराबर है ना? तो इफ यू आर फॉलोइंग फीफो, हाँ, इफ यू आर फॉलोइंग फीफो, एवरेज कॉस्ट में टेंशन नहीं है। अब बोलो बच्चों, लॉट ए का रिवाइज कॉस्ट कितना आएगा? लॉट ए रिवाइज्ड कॉस्ट, वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। लॉट ए पहले कितने में खरीदा था मैंने? 10,000 में, और बोनस शेयर्स के लिए कितने दिए? 0 रुपए, डिवाइडेड बाय पहले की क्वांटिटी कितनी है? 1000, और बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे? 1:1 है, तो 1000। तो अब 2000 शेयर्स हो गए 10,000 रुपए में, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 5 पर यूनिट। यहाँ पे कितना था बच्चों? यहाँ पे लिख दो कॉस्ट पर यूनिट, कहीं पे एडजस्ट कर दो। कॉस्ट पर यूनिट कितना था? यहाँ पे 10 रुपए था, और यहाँ पे कितना था? 15 रुपए। वो घट के कितने पे आ गया? 10 वाला लॉट 5 पे आ गया। मतलब अभी आपके लॉट ए की रिवाइज कॉस्ट कितनी हो गई? 5 रुपए। एवरेज नहीं करना है, लॉट ए का अलग से, लॉट बी का अलग से। लॉट बी रिवाइज कॉस्ट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ जाएगा 7.5 पर यूनिट पे। सभी बच्चों को समझ में आया? बट वही अगर आप एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करते हो तो यहां पे लिख भी लेता हूं मैं, इफ यू आर यूजिंग एवरेज कॉस्ट, इफ यू आर यूजिंग एवरेज कॉस्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स। 10,000 पहले लॉट का परचेस प्राइस है, 15,000 दूसरे लॉट का परचेस प्राइस है, और बोनस शेयर का टोटल प्राइस 0 है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी होगी? पहले 10,000 यूनिट के 10,000 रुपए के 1000 यूनिट, फिर अगले 15,000 रुपए में 1000 यूनिट, और बोनस शेयर सब कितने मिलेंगे? 2000। तो कुल मिला के 4000 शेयर्स मैंने कितने में खरीद लिए? 25,000 में। 25,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो 6.25 पर यूनिट। पहले प्राइस वॉज समथिंग अबाउट 25,000 डिवाइडेड बाय 2000, 12 रुपए 50 पैसे था। अब वो कितने पे आ गया? 6.25। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? फीफो मेथड मोस्टली हम यूज नहीं करते शेयर्स के केस में, हम लोग एवरेज मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि शेयर का प्राइस हर रोज फ्लक्चुएट होता रहता है। फीफो मेथड हम लोग कहां पे सजेस्ट करते हैं? जहां पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है वहां पे, प्राइसेस का इंक्रीजिंग ट्रेंड है वहां पे फीफो मेथड, अदरवाइज एवरेज कॉस्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? फाइन, चलो दूसरा मुद्दा क्लियर हो गया। लिखेंगे तीसरा पॉइंट। ये बस आपको इस टॉपिक के एंगल से नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ याद रखना है, याद रखना ये तीनों पॉइंट्स जिंदगी भर याद रखना है। बोनस शेयर का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? क्वांटिटी अपडेट कर देंगे, एवरेज कॉस्ट घट जाएगा। एवरेज कॉस्ट में 2 पॉइंट्स बताए मैंने। एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हो तो सिंपल है, सब कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कर देना। हाँ, बट अगर फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो लॉट वाइज एवरेज चेंज करना मत भूलिएगा, लॉट वाइज रेट निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फीफो मेथड में लॉट वाइज रेट निकल लगता है।
तो लॉट ए पे अगर बोनस शेयर 1000 मिले तो लॉट ए में ही ऐड करने का। ठीक है, चलो एनी डाउट प्रसाद? चलो आगे बढ़ू क्या? नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर ई में रोमन 3। ओके, बराबर लिख रहे हो ना? गुड मॉर्निंग, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? अभी राइट शेयर्स भी है, डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स। डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स, मतलब बोनस शेयर पे डिविडेंड मिलेगा क्या, उसकी चर्चा। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय काम आने वाला है। मैं ऐसे खाली पीली मेरा वक्त नहीं जाता इसलिए बड़बड़ नहीं कर रहा हूं। आपके जो मेन क्वेश्चंस है उसमें सारे पॉइंट टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा कब से, उसकी बातचीत हो रही है। आपको अभी फ्री में 1000 शेयर्स मिले ना, उसके बाद मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी आप पे मेहरबान हो गई है। पहले कंपनी ने आपको क्या दिया? बोनस शेयर दिया। तो पहले आपके पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। अब कितने हो गए? 2000 शेयर्स हो गए। खुश हो? 2 महीने गुजरे, कंपनी ने बोला चलो अब डिविडेंड भी दे देते हैं, सरकार डिविडेंड ले लो। आप ना बोलोगे क्या? जितना आ रहा है आन दे, अरे बोलो हाँ या ना। तो आपके पास पहले 1000 शेयर्स थे जो आपने खरीदे थे, दूसरे 1000 शेयर्स है वो बोनस शेयर्स है। तो अभी ध्यान से सुनो बच्चों, मैं पॉइंट क्या बता रहा हूं देख लो। मान लो आपने पहले शेयर्स खरीदे थे 1/4/2019 को, बात समझ में आ रही है? 1/4/2019 को पहले शेयर्स खरीदे थे 1000, फिर आपको बोनस शेयर्स मिले 1 जुलाई 2019 को, कितने? 1000। और फिर मान लो कंपनी ने 1 अक्टूबर 2019 को डिविडेंड डिक्लेयर करा फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, यानी कौन से पीरियड का? जरा पूरा पीरियड बता दो। 18-19 मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया एंड पेड कर दिया। कौन से तारीख को? 1 अक्टूबर 2019 को। आई बात समझ में? इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा कंपनी ने 30 सितंबर 19। यानी क्या समझा आपको रिकॉर्ड डेट से? 30 सितंबर 2019 को whoever is shareholder of the company will receive the dividend। आपके पास 30 सितंबर 2019 को कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपको आपके 2000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? सोचो सोचो। या सिर्फ 1000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड है 18-19 का, या किसी पे भी नहीं मिलेगा? आपको क्या लगा? आप सीए इंटर में आए हो, आपको लाया गया है और परेशान करने के लिए। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है। हाँ, रूल्स पता होने चाहिए। मैंने बोला ना, ये सब गेम क्या है? रूल्स। रूल्स जिसको पता है वो आंसर कर पाएगा। अभी तुक्का तो मार सकते हो, तुक्का तो मारो। देखो, पहला आंसर मैं बता देता हूं, दोनों पे मिलेगा। दूसरा आंसर मैं बता देता हूं, पहले लॉट पे ही मिलेगा, मतलब 1000 शेयर्स पे मिलेगा। तीसरा आंसर भी मैं बता देता हूं, किसी पे भी नहीं मिलेगा, किसी पे भी नहीं मिलेगा। अरे श्योर, किसी पे भी क्यों नहीं मिलेगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो 18-19 के शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। मतलब जो 31 मार्च 19 पे जो शेयर होल्डर थे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। हाँ, रिकॉर्ड डेट पे 30, तो रिकॉर्ड डेट 30/9 मतलब 30 सितंबर 2019 है। क्या इस दिन आप खुद को समझ लो ना, आप 30
सितंबर 2019 को 2000 शेयर्स होल्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपको डिविडेंड मिलेगा क्या? वो ट्रीटमेंट नहीं पूछा मैंने आपको पूछा कि डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा आप लोगों को। रिकॉर्ड डेट से क्या समझ में आता है कि 2000 शेयर्स पे मिलना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अच्छा चलो ये तो बता दो, बोनस शेयर्स पे, बोनस शेयर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्या इसके ऊपर मिलेगा क्या? मैंने खरीदे 1/4/19 को है, किसी दूसरे बंदे के पास से मैंने शेयर्स खरीदे हैं 1/4/19 को। इनफैक्ट जिस पीरियड का प्रॉफिट बांटा जा रहा है उस पीरियड में मैं शेयर होल्डर नहीं था, फिर भी मुझे डिविडेंड मिलेगा? जी हाँ। हाँ, इसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? इसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मानते हुए इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, वो अलग बात है, बट डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना। अकाउंटिंग आप बाद में कर लेना, पहले पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे वो देखो। यानी इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। अब मैं पूछ रहा हूं क्या बोनस शेयर्स पे भी डिविडेंड मिलेगा? रिकॉर्ड डेट का उपयोग करते हो तो मिलना चाहिए, बट बच्चों बोनस शेयर्स अलग बात करता है। बोनस शेयर का सेक्शन बोलता है बोनस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड आफ्टर इट्स इशू फ्रॉम द प्रॉफिट्स विच आर अर्न बाय द कंपनी आफ्टर इट्स इशू। क्या बच्चों आप मुझे बताओ, ये 1000 शेयर्स 1819 में एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे, जिस पीरियड का प्रॉफिट है उस पीरियड में ये शेयर एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे क्या? जरा सवाल को समझ लो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये शेयर्स मेरे पास थे क्या, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इन शेयर्स का बर्थ हुआ था उस पीरियड में? यस, जिंदा थे ये शेयर्स, किसी दूसरे के पास थे, बट ये पैसे कंपनी में लगे हुए थे। अरे बोलो हाँ या ना। मतलब ये 1000 शेयर्स का जो पैसा है वो कंपनी ने यूज करके ये प्रॉफिट कमाया है, बट बोनस शेयर पैदा कब हुए? मतलब बोनस शेयर 1819 में एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, तो इसके ऊपर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। समझे क्या रे बच्चों? इसके ऊपर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो कंपनी बोनस शेयर्स पे डिविडेंड देना कब से शुरू करेगी? जो प्रॉफिट 1/7/19 के बाद कमाए हुए हैं कंपनी ने, उसी में से डिविडेंड यहां पे दिया जा सकता है। पॉइंट समझ में आया क्या? हैप्पी बर्थडे होने के बाद ही डिविडेंड कलेक्शन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डू यू ऑल गेट दिस माय फ्रेंड्स? फिर से रिपीट करता हूं, ये 1000 शेयर्स पे मिलेगा, इसमें मेरे को कोई 0% का डाउट है, क्योंकि ये शेयर्स पहले भी हुआ करते थे, किसी दूसरे के पास हुआ करते थे, अब 1/4 से ये मेरे पास आ गए। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट पे देखूंगा कौन है रजिस्टर्ड होल्डर, मैं हूं, तो कंपनी मुझे ही डिविडेंड पे करेगी, बात खत्म। इसका अकाउंटिंग मैं कैसे करूंगा? सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा बस मैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये शेयर्स उस पीरियड में नहीं होल्ड किए थे, लेकिन मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं मुझे, वापस मिल रहे हैं इनडायरेक्टली। मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने महंगे में खरीदे हुए थे ऐसा मानते हुए मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या बच्चों? अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको एक साथ को बोनस शेयर भी मिल गए इनके ऊपर, तो आपने ये रिसीव कर लिए, बट कंपनी बोलेगी कि बोनस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट विच आर अर्न बाय द कंपनी आफ्टर इट्स इशू। ये लाइन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी बोनस शेयर्स पे डिविडेंड कब मिलेगा? जब वो बांटा जाएगा कंपनी के द्वारा 1/7/19 के प्रॉफिट से, सॉरी 1/7/19 के बाद कमाए हुए प्रॉफिट से बांटा जाएगा, तभी इसके ऊपर डिविडेंड लेना है, अदरवाइज डिविडेंड नहीं लेना है। तो डिविडेंड आपको किसके ऊपर मिलेगा? बस 1000 शेयर्स के ऊपर मिलेगा। यही मुद्दा मैं लिख के देने वाला हूं अभी। डू यू ऑल गेट दिस? तो लिखते हैं, चलो लिखेंगे, क्या झंझट है यार। बोनस शेयर्स आर entitled to receive dividend from a profit
earned by the company after its issue. ओके, तो एग्जाम्पल लिखना है. सपोज bonus shares are issued in 1920 and after its issue नंबर 1 लिखना है, नहीं तो पॉइंट नंबर ए लिखो. आफ्टर इट्स इशू कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1819. Don't calculate dividend on bonus shares even if held on record date. Even if held on record date. क्या ये मुद्दा आपको समझ में आया? क्योंकि बोनस शेयर पैदा कब हुए? 1920 में, और डिविडेंड कौन सा बांटा जा रहा है? 1819 में. बात खत्म, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. बोनस शेयर्स पे डिविडेंड मत लेना. हाँ, समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों? नेक्स्ट, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, interim dividend. Company declares interim dividend out of profit of financial year 1920. बताइए, बोनस शेयर इशू कब हुए हैं? 1920 में, और प्रॉफिट कौन से बांटे जा रहे हैं? 1920 के. क्या बोनस शेयर एंटाइटल करते हैं? यस, बट एज्यूम क्या करेंगे कि वो आफ्टर बोनस इशू कमाए हुए प्रॉफिट है. आफ्टर बोनस इशू कमाए हुए प्रॉफिट है. ठीक है, डेट्स आर नॉट स्पेसिफिकली गिवन. तो आपको याद रखना है, मोस्टली फाइनल डिविडेंड हम बोनस शेयर्स पे नहीं लेंगे, बट इंटरिम डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में, तो बोनस शेयर्स पे भी मिलेगा. ओके, तो लिखना है you will receive dividend on bonus shares also. You will receive dividend on bonus shares also. ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखना रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9. ठीक है, पेज नंबर 9. चलो, आज अपना जो डिस्कशन का पार्ट है ये एक बार खत्म हो गया, तो हमें धड़ाधड़ एग्जाम्पल ही सॉल्व करना है.
एक दो दिन में एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस जो हमने बहुत ही डिटेल में करा है। ओके चलो, कहाँ पे जाना है? तो बच्चों सारी चीजें आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। ओके फाइन, कुछ एग्जांपल्स बाकी है। पहले बात करते हैं डिविडेंड की। ठीक है, वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज का मीनिंग जैसे मैंने आपको लिख के दिया, उसके बाद फॉर्मेट डिस्कस किया, राइट। अकाउंटिंग फॉर परचेस एंड सेल ऑफ शेयर, सारी चीजें आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। प्रॉफिट लॉस का अकाउंटिंग कैसे करना है, ठीक है फाइन। एंड मोस्टली हमें क्या याद रखना है, हमें वेटेड एवरेज मेथड ही यूज करना है शेयर्स के केस में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। ये रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड क्या ट्रीटमेंट है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला तो डिविडेंड कैपिटल रिसिट मानते हुए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है, एंड पोस्ट एक्विजिशन से मिला तो रेवेन्यू रिसिट मानते हुए P&L को भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग बताओ क्या इसका आंसर। मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹105। क्या सभी बच्चों को दिख रहा है? मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹105 ऑन 30 जून 2017। ठीक है बच्चों, शेयर्स खरीदे कब है मिस्टर एक्स ने? 30 जून 2017 को। कितने रुपए में खरीदे शेयर्स? 105 रुपए में। कितने शेयर्स है? 1000। तो टोटल परचेस कॉस्ट कितना हुआ? 1,05,000। बताइए एंट्री क्या होगी परचेस की? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,05,000 1,05,000। कंसेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, ऐसा कुछ झंझट यहाँ पे नहीं है, बात खत्म। चलो आगे बढ़ता हूं। 31 जुलाई 2017 डायरेक्टर्स अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। आपने एक्विजिशन कब किया है शेयर्स का? 30 जून 17 को। लेकिन ये कौन से साल का डिविडेंड बांटा जा रहा है? ईयर एंडेड 31 मार्च 17 का, मतलब 1/4/16 से 31 मार्च 17 का, यानी 16-17 का डिविडेंड बांटा जा रहा है। बोलो हाँ या ना। तो ये कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड इज 30 जून 17। तो पहला सवाल, क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? मिस्टर एक्स को डिविडेंड मिलेगा क्या? बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा वो तो बताइए। टेंशन मत लो, रिलैक्स। गलतियां होंगी पहले पहले, बट एक बार पक्का हो गया ना तो सारे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, ये मेरा वादा है। हाँ बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कांड से फाइनल डिविडेंड मिलत? पहले बात को क्लियर करिए, 1000 शेयर्स बोनस शेयर्स है या परचेस शेयर्स है? परचेस शेयर्स है, बोनस का कुछ संबंध नहीं है। लेटेस्ट चीज जो सीखी है वो इंप्लीमेंट नहीं करनी है, ठीक है, ये अलग एग्जांपल है। परचेस शेयर्स है, मैंने खरीदे हैं। किसके पास से खरीदे हैं? किसी भी बंदे के पास से खरीदे, हमें क्या, यानी ये शेयर एग्जिस्टेंस में थे। तो डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे मैं कितने शेयर होल्ड करता हूं? 1000 शेयर्स। हाँ, ये बोनस शेयर होते तो नहीं मिलता, बट ये ओरिजिनल शेयर्स है तो इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। बराबर है ना बच्चों? इन्होंने पूछा है कि पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। चलो फटाक से लिखो। अभी ये मुद्दा खत्म, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इश्यू इज डन विथ। हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये यहां पे खत्म हो गया। ये जो एग्जाम्पल मैंने बोला ये बोनस इश्यू से रिलेटेड था, बाद में वो भी सॉल्व करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास नोट्स। ठीक है, लिखना है एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर। नोट्स होते तो आप यहीं पे सॉल्व करते हैं, जगह छोड़ी है मैंने, बट चलो अभी अपने बुक में लिखेंगे। पेज नंबर 8, एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 8। चलो बच्चों पहली एंट्री मार दो।
जर्नल का फॉर्मेट बनाओ फटाक से 2 मिनट में। बनाया? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। शैल वी स्टार्ट? पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट। $1,05,000, 1,05,000। नंबर 2, बोलो बच्चों दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिविडेंड मिलेगा ना आपको? यस, कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा? 10% ऑन 1,05,000 ऑन फेस वैल्यू, तो 1,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज इंटू 10%, तो कितना आता है? 10,000। एंड रूल्स के मुताबिक ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? ये एग्जांपल हमारे कौन से ट्रीटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? शेयर्स के डिविडेंड के ट्रीटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर है कि नहीं? तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट और अच्छे से समझना है, कौन सा? ये वाला, तो आप यहाँ पे मार्क करके लिख लो, रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9। ठीक है बच्चों, रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9। ओके मित्रों, समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोनस इशू का यहाँ पे डिस्कशन शुरू हुआ। ओके, फिर बोनस इशू के केस में एवरेज कैसे चेंज होगा उसकी चर्चा मैंने फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ पे की है। दिस पॉइंट हैव बीन डिस्कस्ड, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही लिखे हैं मैंने, उससे ज्यादा आपको लिखवाया है। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9 जो बोल रहा था ना मैं, अभी ये सॉल्व करते हैं। आप बताओ क्या? मिस्टर एक्स परचेस 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹105 ऑन 30 जून 2017। On 31st July 2017, directors announced a bonus shares in the ratio of 1:2. Record date for bonus shares is 30 जून। तो बच्चों क्या 30 जून को आपके पास शेयर्स थे? आपने खरीदे कौन से तारीख को है? 30 जून को। कितने शेयर्स खरीदे? 1000। हम लोग क्या मानेंगे कि 30 जून को ही हम मालिक बन गए, तो हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स कौन से तारीख को है? 30 जून को। बोनस शेयर्स का रिकॉर्ड डेट कौन सा है? 30 जून। तो क्या आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे? बोनस शेयर्स मिलेंगे क्या? बोनस शेयर्स मिलेंगे क्या? डिविडेंड में क्यों जा रहे हो? बोनस शेयर्स की बात कर रहा हूं। बोनस शेयर्स मिलेंगे? मिलेंगे। कितना रेशियो है? 1:2। मतलब 1 शेयर्स के लिए 2 शेयर्स या 2 शेयर्स के लिए 1 शेयर्स। मतलब आपको 1000 शेयर्स पहले आपके पास है, आपको बोनस में कितने मिलेंगे? 500 शेयर्स। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है? नो एंट्री, ओनली बोलना है नो एंट्री, ओनली क्वांटिटी कॉलम इज टू बी अपडेटेड। तो बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितना है? 1,05,000। बोनस शेयर्स की एंट्री के लिए मैंने नोट लिखा है, देखो, नो एंट्री विल बी पास्ड, ओनली क्वांटिटी कॉलम इज टू बी अपडेटेड विच विल रिवाइज एवरेज कॉस्ट। तो बच्चों बताइए, न्यू एवरेज कॉस्ट वुड बी 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1500 शेयर्स विच इज इक्वल टू ₹70। बात खत्म। 105 में खरीदा था, वो आ गया प्राइस 70 पे। इज दिस ओके? आगे बढ़ू। 70 कैसे आया? बराबर है ना? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1500, 70 रुपए इज राइट आंसर। ठीक है, 2:1 रेशियो है। ओके, नाउ अगला एग्जांपल,
Suppose in the above example, if the directors also announce a dividend of 10% for financial year 16-17, बोनस शेयर्स एक्वायर कब हुए हैं, ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर कब हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर बता दो 17-18, एग्री। बोनस शेयर्स मिले कब है, 17-18। डिविडेंड कौन से साल का बांटा जा रहा है, 16-17। आर यू ऑल गेटिंग इट? वेदर बोनस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस डिविडेंड? नो, संबंध ही नहीं है ना, बोनस शेयर पैदा ही नहीं हुए थे, सिंपल सी बात है। बट क्या ओरिजिनल शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? ये पहला जो 1000 शेयर्स है इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा क्या? यस। तो लिखो ना, एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9। आप नोटबुक में लिख के रखो, आपके पास अभी नोट्स नहीं है, बाद में नोट्स में कॉपी कर लेना, नहीं तो वहीं पे रहने दो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 9। When company declares dividend for the financial year 16-17, when company declares dividend for the financial year 16-17, when company declared dividend for the financial year 16-17, bonus shares are not entitled to receive this dividend. Bonus shares are not entitled to receive this dividend as they are issued in 17-18. As they are issued in 17-18. Bonus shares are not entitled to receive the dividend as they are issued in 17-18. Agree? Fine. चलो, but shares purchased on 30th June 17, but shares purchased on 30th June 17, that is original holding, that is original holding is entitled to receive dividend, is entitled to receive dividend for the year 16-17, is entitled to receive dividend for the year 16-17 as held on record date, as held on record date. क्लियर है बच्चों, मित्रों, सभी को समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल दिया इसको। सपोज इन अबव एग्जांपल इफ डायरेक्टर्स आल्सो अनाउंस्ड interim dividend of 5% for 17-18, whether bonus shares are entitled to receive this dividend? लिख लो अगले लाइन पे। in next example where directors also announced interim dividend for 17-18, in next example where directors also announced interim dividend for 17-18, interim dividend for 17-18, both bonus shares as well as original shares, both bonus shares as well as original shares are entitled to receive this dividend.
both bonus shares and original shares are entitled to receive this dividend. बच्चों समझ में आया क्या? क्या सभी बच्चों को ये सभी चीजें समझ में आ चुकी है? ये बाद में हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है? अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट कल डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मुझे एक आधा या 45 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, एंड उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बस लास्ट कंसेप्ट एक बच गया, कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू। बट आज आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूं, एक मिनट। If you want to take a photograph of this, you can. क्वेश्चन नंबर 9, ICAI के स्टडी मटेरियल में कौन सा इलस्ट्रेशन है देखते हैं हम लोग, बट आप यहां से फोटो लोगे तो भी चलेगा। दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ये पीडीएफ टीम ईपीए के ग्रुप पे हो ना सब लोग हो, तो वहां पे पीडीएफ भेज देता हूं मैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आपने मोबाइल फोन में फोटोग्राफ ले लिया है, ठीक है। नहीं तो आप ये यूट्यूब का वीडियो मैं पब्लिक स्ट्रीम कर रहा हूं, वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो रहेगा, लास्ट पे डायरेक्टली ड्रैग करो, लास्ट पॉइंट पे आपको ये स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा फुल स्क्रीन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बिना आंसर देखे सॉल्व करना है, मॉड्यूल का आंसर बिना देखे सॉल्व करना है। बोनस शेयर्स पे ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं। पहले कंपनी शेयर्स खरीदेगा, एंट्री मारो, बोनस शेयर्स मिलेंगे उसको रिकॉर्ड करो, और फिर बोनस शेयर्स बेचे हैं ऐसा क्वेश्चन में बताया है, बोनस शेयर्स बेच दो, सेल की एंट्री मारो और प्रॉफिट लॉस निकालो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा? डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, देन डिविडेंड। डिविडेंड का कॉलम मत बनाओ, यहां पे इस क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, तो यू कैन स्किप डिविडेंड कॉलम, ओके। डायरेक्टली अमाउंट का कॉलम। इफ यू वांट टू ड्रॉ डिविडेंड कॉलम, गो अहेड, आई डोंट माइंड, बट मैंने बता दिया क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है। ब्रोकरेज भी है, लेकिन परचेस के वक्त भी है, सेल के वक्त भी है। ब्रोकरेज का क्या करना है आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करके आओ। डू यू गेट इट? अरे बच्चों बोलो ना, करोगे ना? फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली ऑन, कल संडे है ना, संडे इज अ हॉलीडे, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में मंडे में, ओके। चलो अभी कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद हमारे लेक्चर 3-3 घंटे के होंगे, तो सिलेबस थोड़ा सा फास्ट मूव होगा।